Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। At the stock market, Sensex gains 149 points to a fresh record high. Nifty rises 46 points to another all-time high, but rupee weakens by 13 paise against the US dollar. Retail inflation falls to a 5-month low of 4.35% in September, and industrial production surges 11.9% in August. And Brent crude oil futures approach near $84 per barrel. सेंसेक्स 149 अंक कुचला ताजा नई ऊंचाई पर पहुंचा। निफ्टी में 46 अंकों की बढ़त हुई, अपने सर्वोच्च स्तर पर हुआ बंद, लेकिन $1 की तुलना में रुपया आज 13 पैसे कमजोर हुआ। देश में सितंबर महीने में खुदरा मुद्रास्फीति की दर घटकर 5 महीने के न्यूनतम स्तर 4.35% पर आई। अगस्त में औद्योगिक उत्पादन में हुई 11.9% की वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $84 प्रति बैरल के नजदीक पहुंची। घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे सत्र में आज तेजी देखने को मिली। हालांकि शुरुआती कारोबार में कुछ नरमी थी, लेकिन बाद में लिवाली बढ़ गई और प्रमुख सूचकांक आखिरकार बढ़त के साथ 0.3% बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 149 अंक यानी 0.3% बढ़कर नए उच्चतम स्तर 60,284 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 46 अंक यानी 0.3% बढ़कर अपने सर्वोच्च स्तर 17,962 पर दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों की लिवाली भी अच्छी खासी की गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.7% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.3% की वृद्धि हुई। At the stock markets rising for the fourth straight day, the Sensex at the Bombay Stock Exchange gained 149 points, 0.3% to end at a fresh record high of 60,284 today. Nifty at the National Stock Exchange rose 46 points, 0.3% to a new all-time high of 17,992. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index added 0.7% and the Small Cap Index inched up 0.3%. Sectorally, on the BSE, the Consumer Durables Index was the leading gainer, jumping 2.8%. Consumer Discretionary Index climbed 1.3%. FMCG Index advanced 1.2%. Metal Index added 1.1%. Auto Index rose 1%. Realty, Power and Capital Goods Index gained 0.7% each. And the Energy Index moved up 0.5%. Among the declining indices, IT, Tech and Telecom Index fell 0.9% each. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 13 पैसे कमजोर हुआ, $75.49 के स्तर पर आ गया। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं देश के जाने माने आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मनोज, नमस्कार अर्जुन, and a very warm greetings to all the listeners. शरद जी, बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है। आज शुरुआती कारोबार में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही थी, लेकिन आखिरकार प्रमुख सूचकांक 0.3% बढ़त के साथ नई ऊंचाई पर पहुंच गए। क्या सब मुख्य कारक रहे आज की तेजी के पीछे? देखिए, एक नया ट्रेंड मनोज मार्केट में नजर आ रहा है और ये बहुत ही वेलकम है मार्केट के लिए। वो ट्रेंड ये है कि नॉर्मली मार्केट मूव करते थे एफआईआईज या डीआईआईज के खरीदवाली या बिकवाली से। कहने का सरल भाषा में बोलूं कि जिस दिन एफआईआईज पैसा लगाते थे मार्केट ऊपर जाता था, निकालते थे मार्केट नीचे जाता था, उसको न्यूट्रलाइज डीआईआईज, क्योंकि वो बड़ा पैसा होता है, वो एक चंक ऑफ मनी होता है। और जो नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में जो पीछे इतने बड़े हैं, पिछले 1.5 साल में करीब 2 करोड़ के करीब हो चुके हैं नए। ये मैं सिर्फ नए की बात कर रहा हूं। उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ बन गई है, मतलब अपने आप में वो एक संस्था बन चुकी है। और हमने देखा, कल के मैं आंकड़े देख रहा था, अभी आज के तो एफआईआई डीआईआई के आंकड़े हम लोग शाम को आकलन करते हैं 8-9 बजे के करीब, पर कल के मैं देख रहा था, कल आप देखिए डीआईआईज ने भी बेचा, एफआईआईज ने भी बेचा। उसके बावजूद मार्केट निफ्टी जो है हमें 51 अंक ऊपर दिखाई दिया। ये बहुत रेयर है, ऐसा पहले
बहुत ही कम आपको देखने को मिलता था। तो ये आज जो हम ये देख रहे हैं, आज जो आपने मार्केट चलती देखी, तो थोड़ा बहुत FII DII की बाइंग बाद में हो सकता आई हो, पर रिटेल इन्वेस्टर जो कि ज्यादा मायने रखते हैं, ज्यादा बड़ी संख्या है, ज्यादा बड़ा काउंट है, मुझे लग रहा है वो बहुत अच्छा ट्रेंड है। और आखिर में जी हाँ, बिल्कुल मार्केट का अंडरटोन, मैंने मुझे याद है मार्केट मंत्रा में सैटरडे को कहा था कि मार्केट का अंडरटोन बुलिश है। उसमें एक दो विलेंस हैं, ये अपना एनर्जी क्राइसिस, पावर क्राइसिस जो चल रही है वो है, इन्फ्लेशन अपने आप में पूरी दुनिया में एक भय का माहौल बनाया हुआ है उसने। हालांकि आज RBI के आंकड़े थोड़े राहत देने वाले आए हैं और मुझे लग रहा है मार्केट इन आंकड़ों को लेके, क्योंकि आंकड़े शाम को आए हैं, हो सकता है अगर विदेशी मार्केट से कुछ नेगेटिव क्यूज नहीं आते हैं, क्योंकि भारतीय मार्केट नॉर्मली डाउ, S&P और नैस्डैक को देख के सुबह रिएक्ट करता है, या जो निक्केई और हैंसेंग और बाकी मार्केट्स होते हैं उसको देख के रिएक्ट करता है। पर अगर वहां से कुछ नेगेटिव क्यूज नहीं आए तो मुझे हो सकता है मार्केट कल आपको इन महंगाई के आंकड़ों को कंट्रोल में आते हुए देखकर मार्केट कल और भी पॉजिटिव रिएक्शन दे, अगर कुछ और खबर नहीं आती है। तो जी हाँ, बिल्कुल, बहुत मैं समझता हूँ मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी ये प्रक्रिया शुरू हो रही है और ये हम बहुत दिन से इसको बहुत नजदीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। आज मुझे लग रहा है जो रिटेल निवेशक हैं, मार्केट मंत्रा के श्रोता हैं, इतने सारे ढेरों हजारों लाखों श्रोता है, मुझे लग रहा है उनको ये सोच के राहत मिलेगी, क्योंकि होता क्या था कि रिटेल इन्वेस्टर ये समझता था हम FIIs और DIIs के हाथ में हम लोग प्ले करते रहते हैं, मतलब वो लोग खरीदते हैं तो हम देखते रह जाते हैं। आज अपने आप में उनकी स्ट्रेंथ दिखी है। Well, Sharad, let's link the question to some macro numbers in the IIP. For the month of August, manufacturing sector went up by 9.7%. Would you say that the auto index going up by 1% is a reflection of that? Well, Arjun, the answer to your question is both yes and no. First of all, I mean, there is no contesting the numbers. The numbers definitely are encouraging. But, you know, the auto index basically is coming out of the fact that, the festival season is on and, Navratras are on, Diwali. So normally we see an upsurge in the buying of the automobiles. But there is a big bottleneck there. You know, the chip shortage, the silicon chip or integrated circuit, whatever you may like to call it. I think the chip shortage across the world is affecting the automobile industry. In fact, Maruti Udyog, which is country's largest manufacturer of automobiles, had to cut down its production by over 30%, because of the chips. And despite that, because the inventories were there, so the numbers were very encouraging. So I think it is the festive season which is encouraging the two-wheeler and the four-wheeler and also the commercial vehicles. I think the return of economy, the bouncing back of the economy, the movement, see the number of e-way bills being generated, the GST collection up to 117,000 crore for the previous month. I think this shows that the manufacturing activity is picking up, and every time manufacturing activity picks up, logistics is a natural outcome. So I think that promotes commercial vehicle sales. I think that all that is encouraging and giving new thrust to the market. Yes. Right. So projected sales would be one of the reasons why the market went up by 1% Absolutely. in the auto index instead of the manufacturing numbers only. PSU Bank went up by 3%. SBI reaching a 52-week high. Why this post Air India sale? Yes, I think the banking sector has, Arjun, gone through an overhaul in the last few months. If you see the kind of reforms, especially the bad bank which has been created. I mean, we should not actually, it's a good bank. This is good bad bank, I would say. So this bad bank is encouraging because we're going to observe cleansing of the balance sheets of these public sector banks, where you'll find all those sticky assets, all those NPAs moving to a separate, and then these banks can make a fresh start. I think that is really, really pushing the market, the sentiment overall. That, and we are also witnessing, by the way, a very, very sharp upsurge in housing loans and consumer loans, which is, I think, again, creating a very healthy asset book for these banks. So I think a very promising time for the PSU banks. I think they have been given a new lease of life, I would say, because of this new restructural banking system being created, where they can probably segregate their assets, pass them on, and make a fresh start and behave like, some of the profit-making private sector banks who are very careful about their balance sheets. I think going forward, they have been given targets. I mean, now I think government is very clear that we are not going to tolerate any kind of lending or, frivolous lending or kind of careless lending where the asset becomes an NPA in no time. So I think all that is encouraging the sentiment. And as I said, Arjun,
the retail investor, I'm very, very happy about the fact that the retail investors have started showing interest, and they are showing interest in the banking sector also. And also one more reason, Arjun, that we observed that over the last few months, the Nifty and the Sensex rose sharply, whereas the bank Nifty was a bit of a laggard. I mean, it did not rise in the same percentage as the Nifty and the Sensex. So I think the bank Nifty is trying to catch up now, and very soon we will see that. I won't be surprised if the bank Nifty the percentage increase overtakes the Nifty and the Sensex, Arjun. शरद जी, श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, अभी हमारे साथ थे आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक शरद कोहली। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं वैश्विक बाजारों पर। सबसे पहले चलते हैं एशियाई शेयर बाजार की ओर, जहां आज कुल मिलाकर नरमी दिखी है। चीन के एवरग्रांड संकट गहराने और दुनिया भर में ऊर्जा संकट बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ जाने की आशंकाओं के बीच निवेशकों में आज बिकवाली दिखी। जापान का निक्केई 225 सूचकांक बिकवाली के दबाव में 0.3% घाटे में रहा। हांगकांग के हेंगसेंग में 1.5% की गिरावट हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% नीचे आ गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.3% की नरमी देखने को मिली। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.4% लुढ़क गया। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो वहां पर भी समाचार तैयार किए जाने तक बिकवाली दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.5% नीचे चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.4% की गिरावट थी, जबकि फ्रांस का कैक 40 0.3% घाटे के साथ कारोबार कर रहा था। Moving on to the US markets. US markets fell yesterday in a choppy session as soaring oil prices that hit multi-year peaks stoked fears about rising prices and tighter monetary policy. A rally in basic materials and energy shares on higher oil prices initially lifted major US stock indices, but the gains faded as investors focused on the start of the US corporate earnings season next week. Some analysts anticipate businesses reporting slowing growth due to supply chain snags and rising prices. They warn that this could lead to a drop in US stock index. So the Dow Jones Industrial Average lost 250 points, 0.7% to close at 34,496. The S&P 500 fell 30 points, 0.7% to end at 4,361. And the Nasdaq Composite Index dropped 93 points to 14,486. And on this, we're joined by senior business journalist Sushma Ramachandran. Sushma, warm welcome to you on Market Mantra. Thank you, Raju. So, Sushma, when we read the Asian market story, we read about Evergrande's debt exposure to the U.S. market. What does that mean in terms of the lending practice to Evergrande in China? And what is the level of exposure? What does it mean for both the Chinese market and the U.S. market? Well, as of now, Evergrande has already defaulted on certain payments, and but the thing is that there is the whole scenario is very different in China, because there's a feeling that the Chinese government is going to be able to control this. This is, of course, very authoritarian government, so it's not a democracy where everything is left to market forces. And although there are huge defaults, there's a lot of debt, there's a lot of exposure, as you talked about. There is still some optimism that the Chinese government will be able to manage the situation. Of course, the situation has been complicated by the fact that there are other property companies, real estate companies, which are also now facing the same problem of this huge debt overhang. Another company has come up, and yet another company. So this problem of debt, and this is of course a spiraling problem. And as we talked about exposure to the U.S. market, it's going to be such thing. But as I said, I still feel that at least in the medium term, the Chinese government will be able to manage the situation, perhaps better in a sense than many other countries. So in the U.S. market, we are witnessing a rally right now. There is going to be the announcement of the corporate earnings in the U.S. economy. But it seems the investor sentiment is relatively low. They're also talking about supply chain snags and rising prices leading to inflation. Why are we seeing this in the U.S. right now, along with rising COVID cases?
Well, the supply chain stands are not confined to the U.S. The U.S. is, of course, part of this whole global supply chain. And you have had major problems. Freight rates have risen phenomenally. And one of the reasons that freight rates have risen phenomenally is that there is a shortage of containers. Now, the containers, there's a large turnaround at the ports. And this, of course, in turn has been done due to the fact that because of COVID, when there was, a very low demand for containers, these containers were, kept empty and they were kept in storages. And then when they were required, they were not brought back, into the supply chain fast enough. So this has been a sort of a cascading kind of a problem. The containers, this led to freight rates rise, and freight rates rise has led to supply chain issues because freight rates have literally risen by over 300-400%. So these are the issues, of course, and inflationary pressures are mounting not just on the American economy but globally, and this is something that central banks are going to have to contend with. But yes, this would put pressure on American markets. Plus, what you didn't mention, the fact that oil prices have risen so high. And though the U.S. is a major supplier, it's also a major importer. So these high prices are impacting them. सुषमा जी, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। दुनिया भर में जो ऊर्जा पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, उस ओर ऊर्जा का संकट उत्पन्न होता नजर आ रहा है उसमें, और उसमें वैश्विक बाजारों में गिरावट देख रहे हैं, जबकि भारतीय बाजार में लगातार 4 सत्रों से मजबूती बनी हुई है। हम ये समझना चाहेंगे कि एक ओर जो ऊर्जा पदार्थ के दाम यानी तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, उसका हमारे अर्थनीति पर क्या असर पड़ेगा, और जो हमारे शेयर बाजार में उछाल है उसके पीछे कारक क्या है, और दोनों का अंतर संबंध कैसा रहेगा? देखिए, आपने 2 अलग अलग चीजें पूछी। एक तो ऊर्जा के बारे में और जो तेल के दाम है, और दूसरा आपने ये स्टॉक मार्केट के बारे में पूछा कि क्यों उछाल आ रही है। तो पहली बात तो ये है कि जो ऊर्जा के दाम इसलिए इतने बढ़ रहे हैं, जो $83 पर बैरल है, और लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये 2-3 महीनों में $100 तक भी पहुंच सकता है। ये इस वजह से है कि जो डिमांड रिकवरी, वैश्विक जो ग्लोबल जो रिकवरी है, वो बहुत ज्यादा तेजी से आई है, अनएक्सपेक्टेडली बड़ी तेजी से आई है। और जो तेल की जो सप्लाई है वो इतनी नहीं हुई है। अभी ओपेक प्लस, ओपेक माने ओपेक और उनके जो फ्रेंडली नेशंस हैं जैसे रशिया, उन्होंने कहा है कि सितंबर से हम 400,000 बैरल्स पर डे के हिसाब से बढ़ाएंगे हर महीने। लेकिन ये काफी नहीं है सप्लाई के लिए, क्योंकि और भी सप्लाई आउटेजेस हुए हैं, क्योंकि हरिकेन्स आई हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको में, और कुछ 1-2 देश हैं जैसे नाइजीरिया और अंगोला, उनकी भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, तकलीफें आई हैं। तो जो सप्लाई की जो अवेलेबिलिटी है वो इस वक्त काफी नहीं है। सप्लाई और डिमांड बढ़ गया है, तो ये सप्लाई डिमांड मिसमैच की वजह से ये दाम बढ़ गए हैं। हालांकि इस वक्त अमेरिका और हमारा देश भारत भी कोशिश कर रहा है कि ये जो ओपेक से बातचीत करें और उनको कहें कि वो जो सप्लाई है वो बढ़ा दें, और उम्मीद ये है कि शायद वो बढ़ा भी दें। तो ये तो हुआ आपकी ऊर्जा की बात। दूसरा, आपने कहा कि उछाल क्यों आ रहा है हमारे जो स्टॉक मार्केट्स में, डोमेस्टिक मार्केट्स में, वो इस वजह से आ रहा है कि अगर आप विश्व भर में देखें तो बाकी जो मार्केट्स हैं उनकी बेरिश ट्रेंड चल रही है, लेकिन हमारे देश में बुलिश अभी भी चल रही है। ये कई वजह है इसके लिए। एक तो ये है कि जो नीतियां अपना रही है हमारा सरकार, वो रिफॉर्म्स की तरह ज्यादा रिफॉर्म्स कर रही है। अभी हाल में ही एयर इंडिया को उन्होंने बेचा, टाटा को, अभी टेलीकॉम कंपनीज को भी उन्होंने काफी सपोर्ट दिया। और इकोनॉमिक रिकवरी के जो इंडिकेटर्स हैं वो जल्दी से, मतलब ग्रीन शूट्स बहुत आ रही हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, और आप मूडीज जो है रेटिंग एजेंसी ने हमारी जो इकोनॉमी है उसको नेगेटिव से स्टेबल रेटिंग पे ले आए। तो ये जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, इसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट का उछाल आ रहा है। हाँ, और बैंकिंग सेक्टर जहाँ बहुत ज्यादा उछाल आ रही है,
उसमें भी अगर देखें उसकी हेल्थ ज्यादा अच्छी हो रही है। एनपीएस की जो हालात थे 4-5 साल पहले वो बहुत अच्छे हो गए। Very briefly, Europe has seen a rise in commodity prices. So we have discussed about oil and other energy commodities, including coal, I hope. But metal prices have also gone up. Why are we seeing the systemic risk globally now in such a short period of time? Yes, metal prices is also due to the recovery from COVID. The demand, for instance, of aluminum has shot up more than anticipated, and I think that is reflected in our stock markets also. Hindalco prices have also gone up. As the China especially is coming back, the manufacturing sector is coming back to normal. The demand for metals in China, which is a huge manufacturing center, has gone up. So this is one of the major factors. Let's have a look at some more news. अर्थनीति से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। देश में सितंबर महीने में खुदरा मुद्रास्फीति की दर घटकर 5 महीने के न्यूनतम स्तर 4.35% पर आ गई। इससे पहले अगस्त महीने में ये दर 5.3% दर्ज हुई थी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के दाम घटने से ये कमी आई है। सितंबर महीने में खाद्य मुद्रास्फीति की दर कम होकर 0.8% रह गई, जबकि अगस्त में ये दर 3.11% थी। सब्जियों के दाम इस दौरान काफी घटे और इन पदार्थों की मुद्रास्फीति दर 0 से 22% नीचे रही। हालांकि इस दौरान पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति दर 1.01% रही। ईंधन और लाइट कैटेगरी में मुद्रास्फीति की दर 13.63% दर्ज हुई। In more news, the index of industrial production for the month of August surged 11.9%, showed the data by the Ministry of Statistics and Program Implementation. IIP grew by 11.5% in the month of July. The mining output during the August month jumped 23.6%. The manufacturing sector surged to 9.7%. Electricity generation in August grew 16%. Primary goods production grew 17%. Capital goods sector jumped 19.9%. And infrastructure sector's growth stood at 11.1%. Sushma, how is it that the industrial production has gone up by so much? Even though on a month-on-month basis it is not all that much, but specific components that measure the IIP have gone up substantially. Why is that the case? Well, I think it's basically we have to recognize it is due to the low base of last year. Because, last year the output was far lower. And I think a more realistic comparison would be with 2019. If you get that data, then you will get a better idea. Otherwise, these very high growth rates do not really indicate that there is such a high industrial production. Manufacturing sector is not that high, or electricity generation is not that high. It is largely due to the base effect. हम आपका ध्यान जो खुदरा मुद्रास्फीति की दर आई है उस ओर आकृष्ट करना चाहेंगे। ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.35% दर्ज हुई है। इसे हम अच्छा समझे? हाँ, बिल्कुल अच्छा समझे, क्योंकि डर ये था कि ये 5-6% तक जाएगा। ये अभी थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, और जैसे आपने कहा ये खाद्य पदार्थों की वजह से है। लेकिन अभी डर ये है कि अभी हमने तेल के दामों की बात की। तेल के दाम अगर इसका पास थ्रू इफेक्ट मार्केट में आएगा तो कंज्यूमर लेवल तक, तो हो सकता है अभी भी कि ये रिटेल इन्फ्लेशन के ऊपर असर पड़ेगा। Equally, how do you see coal prices affecting electricity generation data in the IIP? Well, coal prices are a problem. I mean, coal availability right now is a problem. And therefore, imported coal prices have gone up. But I think the problem has arisen because, once again, there was not a proper assessment of the way in which the economy would recover. It's come back to normal much quicker, and therefore the supply of coal was not maintained, mainly from our main producing company, that is Coal India Limited. Well, the government is saying that they are trying to, make this coal available to the thermal power plants. And the other problem, of course, is the imported coal, which is the prices have gone up globally, and that also has to, be made available to the private sector generating plants. But yes, it may have an impact, but not immediately, because this could be just a short-term phenomena.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। टाटा पावर सोलर कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड से 538 करोड़ रुपए का सौदा मिला है। कंपनी को 100 मेगावाट क्षमता वाले जमीन पर लगाए जाने वाले सोलर पैनल परियोजना के लिए ये सौदा मिला है। नागर विमानन मंत्रालय ने इस महीने की 18 तारीख से सूचीबद्ध घरेलू उड़ानों को संचालित फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। विमानन कंपनियां पूरी क्षमता के साथ उड़ानों का संचालन कर सकेंगी। ये फैसला हवाई यात्रा के लिए सूचीबद्ध घरेलू ऑपरेटरों और यात्रियों की मांग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि विमानन कंपनियों और हवाई अड्डे के ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा के दौरान कोविड मानक का सख्ती से पालन किया जाए। Moving on to the oil market, Brent crude oil rose towards $84 a barrel today, supported by a rebound in global demand that is contributing to energy shortages in big economies such as China. With demand growing as economies recover from pandemic lows, OPEC and allied producers are sticking to plans to restore output gradually rather than boost supply quickly. So Brent crude gained 17 cents to trade at $83.82 a barrel. US crude futures moved up 8 cents to $80.60 a barrel. Sushma, how do you see our oil bill, especially since we have moved our purchase from Iran to the United States now? Yes. So what type of crude are we buying and at what rate? Is it the spot market, the forward market? Do we have a contract in place that is, term bound? We normally enter into long-term contracts, and we have had always long-term contracts with the major West Asian suppliers, like whether it is Saudi Arabia or the UAE. These are the major suppliers. And even with, the US, that is a new supplier for us. We are now buying West Texas Intermediate crude. Now, we require a very light crude for our refineries. And therefore, in cases where we have to go and buy heavy crude, this is actually swapped probably on the high seas for a lighter crude. But the WTI crude was initially actually cheaper for us, but of course the freight rate was higher because it was coming from the US. And so I think it kind of evened out. Right now, it really doesn't make much of a difference. All the sources of crude are coming up to this price of about $80 to $83. India, I believe, the reports are coming in that India as well as the United States is trying to put pressure on OPEC to step up its increased production from the level of 400,000 barrels per day, which they have said they will do every month from September, but They really need to increase it. So let's see what happens. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। चलें सर्राफा बाजार की ओर। घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक में अलग अलग रुख दिखा है। सोने की चमक आज तेज रही है, हालांकि चांदी थोड़ी सी फीकी पड़ी। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोना 129 रुपए महंगा होकर 46,286 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना बढ़त के साथ $1,757 प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी बिना किसी उतार चढ़ाव के $22.56 प्रति औंस के पूर्व स्तर पर बनी रही। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सुषमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. At the stock market, Sensex gains 149 points to a fresh record high. Nifty rises 46 points to another all-time high. The rupee weakens by 13 paise against the US dollar. Retail inflation falls to a 5-month low of 4.35% in September. Industrial production surges 11.9% in August. And Brent crude oil futures approach near $84 a barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.